नमस्कार। क्या भारत चीन अधिकृत लद्दाख, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, इस अभिन्न अंग को भूल चुका है? ये मैं इसीलिए कह रहा क्योंकि हम अक्सर न्यूज़ चैनल्स में, अखबारों में पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जिक्र सुनते हैं। हमारे नेता और हम भी इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन अक्साई चीन जो कि इक्वली अभिन्न अंग है भारत का, इसके बारे में बहुत ही कम चर्चा होती है। इसके बारे में हमें जानकारी भी बहुत कम है। आज के इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि अक्साई चीन का इतिहास क्या है, ये चाइना के कब्जे में कैसे आया, और सबसे जरूरी सवाल, क्या भारत इसे वापस कभी ले पाएगा। वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी और अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित में। दोस्तों, आप अब हमसे फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने चैनल वीर चरित को। दोस्तों, यहाँ आप दो भारत देख पा रहे हैं, दोनों में ही कुछ डिफरेंसेस हैं। वीडियो को पॉज करके आप पहले देखें, फिर मैं आपको बताता हूं कि दोनों में अलग क्या है। आपको पता लग गया होगा, जहां पहले मैप में हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को पूरा देख पा रहे हैं, वही दूसरे मैप में ये कटा हुआ दिख रहा है। दोस्तों, पहला मैप बिल्कुल सही है और दूसरा मैप हकीकत है। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। यह है डिटेल्ड मैप, जहां आप देख पा रहे हैं, एक तरफ है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ये उन्होंने इलीगली इंडिया का कश्मीर का इंपॉर्टेंट हिस्सा ऑक्युपाई किया हुआ है, और यहाँ पे स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री के साइज का हिस्सा लद्दाख का जो रीजन है, उसे चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है। और यहाँ पे शक्सगाम ट्रैक्ट नाम का एक जगह है, जिसे पाकिस्तान ने इलीगली 1963 में चाइना को दे दिया था। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो एक लाइन से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, एक रेखा, यही पूरा का पूरा विवाद का जड़ है। विलियम जॉनसन एक सिविल सर्वेंट थे सर्वे ऑफ इंडिया में, उस समय ब्रिटिश का राज था, और 1865 में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम जॉनसन लाइन के नाम से जानते हैं, और इसमें अक्साई चीन को पूरा का पूरा कश्मीर में दिया गया था, और इंडिया आज भी इसी लाइन को मानता है। लेकिन 1893 में हुंगटा चैन एक चाइनीज ऑफिशियल थे, इन्होंने एक दूसरा मैप पेश किया, जिसे बाद में जाके 1899 में लॉर्ड एल्गिन, जी हाँ दोस्तों, ये उस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनके टाइम में जाके जो फाइनल मैप अप्रूव हुआ, उसमें अक्साई चीन और लत्सांग रेंज का उत्तरी भाग पूरा का पूरा चाइना में दिखाया गया। अब दोस्तों, ये वो मैप है, ये बहुत ही पुराना मैप है, इसलिए क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हुंगटा चैन का जो पहला मैप था, उसमें भी यहां आप देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है उस समय का, डॉटेड जो लाइंस है, वहां पे अक्साई चीन को, ये है वो रीजन है अक्साई चीन, इसे पूरा का पूरा भारत में दिखाया गया था। अब दोस्तों, इसका ज्योग्राफिकल डिटेल देखते हैं अक्साई चीन का। अक्साई चीन मेनली पार्ट है सिंजियांग ऑटोनोमस रीजन का। जी हाँ दोस्तों, सिंजियांग प्रोविंस, इसके नाम के बारे में आपने बहुत सुना होगा, न्यूज में अक्सर आते रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वहां पे चाइना अक्सर अपना हुक्म चलाती है और साथ ही साथ उन्हें परेशान भी करती है। और ये एक्सटेंशन है दक्षिणी पश्चिम तिब्बत का। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत में भी 1959 में बहुत ज्यादा चाइना के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, लेकिन उसे दबा दिया गया था, और दलाई लामा उसी समय इंडिया में भाग के आए थे, और इसके बाद फिर तिब्बत का गवर्नमेंट इन एग्जाइल वो सेट करते हैं इंडिया में। अब अक्साई चीन का जो एरिया है वो फैला है
37,244 स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ये साइज है एक कंट्री क्या, स्विट्जरलैंड आपने नाम सुना होगा, उसका साइज भी लगभग इतना ही है। अब ये 5,000 मीटर है सी लेवल की ऊंचाई से, और यहाँ पे नमक का बहुत ही ज्यादा फैलाव है। दोस्तों, अक्साई चीन के इश्यू के बारे में ही 1962 की लड़ाई लड़ी गई थी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ब्रीफ में। और 1993 और 96 में दोनों कंट्री ने साइन किया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब जो डिस्प्यूट है अक्साई चीन का, ये 1950 से शुरू होता है। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में चाइना। अब ये रीजन बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं आइसोलेटेड और इनहैबिटेड था। यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते थे और बहुत ही रूखा सूखा रीजन था ये, इसीलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं किया जाता था और भारत के सैनिक यहां आया जाया करते थे अक्सर। ये डिस्प्यूट एक्चुअल तब हुआ जब चाइना ने एक रोड बनाया जो कनेक्ट करता था तिब्बत और सिंजियांग को। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने ये रोड बनानी शुरू करी थी ऑफिशियली 1955 से। और दोस्तों, सैम मानेकशॉ का मैंने बायोग्राफी रिव्यू किया था, वहां आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय सरकार ने इस टाइम पे इग्नोरेंस दिखाया था, क्योंकि हमारे जो जनरल थे आर्मी के, उन्होंने बताया भी था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय के, उन्होंने माना नहीं था। अब दोस्तों, ये जो लाल लाइन आप देख पा रहे हैं, ये था 1959 तक एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत का अभिन्न हिस्सा है ये जो काला लाइन है आप देख सकते हैं, यही पूरा हिस्सा भारत का है। लेकिन 1959 तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये लाल रेखा बन चुकी थी। उसके बाद फिर सितंबर 7, 1962 तक ये लाइन आ चुकी थी। ये हरे लाइन को आप देख पा रहे हैं, यहां तक ये सिकुड़ गया था। उसके बाद ये जो नीली लाइन आप देख पा रहे हैं, चाइनीज फोर्सेस जब 20 अक्टूबर 1962 को लड़ाई होती है यहां तक आ जाते हैं। और ये जो पूरा पीला हिस्सा है, ये है चाइना अधिकृत लद्दाख, जो कि इलीगली ऑक्युपाई किया गया है। और आज हमारी सच्चाई यही है कि ये जो नीला लाइन आप देख पा रहे हैं, यहीं तक हमारे फोर्सेस जाते हैं और ये लाइन डिस्प्यूटेड है। अब 1962 के वार में अगर आते हैं तो 1962 के पहले से ही छोटे मोटे स्किर्मिसेस फेस ऑफ हो रहे थे, जैसा कि अभी भी सिक्किम में पिछले ही हफ्ते हुआ था, मैंने वीडियो भी कवर किया था। और चाइना की ये आदत है कि वो अपने टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए उनके जो बॉर्डर कंट्रीज है उनके साथ बहुत ज्यादा फेस ऑफ करते रहते हैं और अपना एग्रेशन दिखाते रहते हैं। लेकिन ये जो फेस ऑफ था, इंडियन गवर्नमेंट और जो ऑफिशियल्स थे उन्हें ये पूरा विश्वास था कि चाइना फुल फ्लेज्ड वार, जी हाँ दोस्तों, पूरी लड़ाई में कभी नहीं उतरेगा। लेकिन उनका यह भ्रम टूटता है 20 अक्टूबर 1962 में, जब अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चाइना साइमल्टेनियस अटैक करता है इंडियन मिलिट्री के पोस्ट पे और तवांग तक आराम से घुस आता है। तवांग एक टाउन है अरुणाचल प्रदेश में। चाइनीज फोर्सेस का एडवांसमेंट इतना तेज था कि 4 दिन में, जी हाँ दोस्तों, 24 अक्टूबर तक ये 15 किलोमीटर अंदर घुस आए थे इंडियन टेरिटरी में। जी हाँ दोस्तों, हमारी आर्मी इतनी ज्यादा इल इक्विप थी, उनके पास साधन नहीं थे उस समय कि 4 दिन के अंदर एक दूसरा देश 15 किलोमीटर तक अंदर आ जाता है और हमारी आर्मी रोक नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास साधन ही नहीं थे। हर 3 आर्मी के पास एक बंदूकें थी, क्योंकि नेहरू उस समय ये कभी नहीं सोचे थे कि वो वार टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उन्हें लगता था कि दोस्तों, थोड़ा इतिहास अगर देखें तो जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब चाइना को नहीं बुलाया गया था और उनके प्रेसिडेंट थे उस समय माओ। चाइना को नहीं बुलाया गया, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
वहां नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि उनके अजीज दोस्त चाइना के माओ को नहीं बुलाया गया था। और 1955 में एक एग्रीमेंट होता है, उसको हम जानते हैं पंचशील एग्रीमेंट, मतलब 5 स्तंभों में खड़ा एक एग्रीमेंट। ये होता है इंडिया और चाइना के बीच। ये इसी बात में रहता है कि हमारा फॉरेन रिलेशन आगे जाके कैसा होगा। लेकिन जो चाइना का एक दोस्ती वाला चेहरा था वो 6 साल के अंदर अंदर टूट जाता है और 1962 में वो अटैक करते हैं। अब दोस्तों, इंडिया तो पीछे हो चुका था क्योंकि इंडिया वो चाइना के अटैक को सह नहीं पाया था। 14 नवंबर को नेहरू जी के बर्थडे के दिन इंडिया ने फिर से अटैक शुरू किया और तेजपुर तक आ चुकी थी चाइनीज आर्मी। दोस्तों, तेजपुर का अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, ये अरुणाचल प्रदेश यहां से एंटर करता है चाइना। उसके बाद तेजपुर है असम के इस भाग में। ये जो ईटानगर आप देख पा रहे हैं अरुणाचल के नीचे, यहीं पे है तेजपुर। अब आप देख सकते हैं तेजपुर तक आ चुकी थी चाइनीज आर्मी, मतलब वो आराम से असम का इतना हिस्सा, जी हां दोस्तों, 1/3 हिस्सा काट सकती थी। अब 14 नवंबर 1962 को इंडिया फिर रिज्यूम करता है लड़ाई को। उसके बाद सैम मानेकशॉ, जो फोर्ट कोर था तेजपुर में, सैम मानेकशॉ के बायोग्राफी में मैंने रिव्यू किया था कि वो जाते हैं वहां पे और वो एग्रेसिवली डिफेंस नहीं करते, वो बल्कि अटैकिंग मोड में जाते हैं। वहां पे वो अटैक करना शुरू करते हैं वहां, लेकिन उसके बाद फिर यूनिलैटरल सीज फायर हो जाता है, चाइना डिक्लेयर करती है और लड़ाई खत्म होता है। लड़ाई इसलिए खत्म होता है क्योंकि चाइना की जो आर्मी है वो अंदर आ चुकी थी और नवंबर के बाद वहां पे बर्फबारी बहुत ज्यादा होने लगती, वो वापस जा नहीं पाती। और दूसरा कारण ये था, नेहरू नहीं चाहते थे कि और ज्यादा हमारे सैनिक मरे, लेकिन अगर लड़ाई कंटिन्यू करने दिया जाता, सैम मानेकशॉ सर ने भी ये कहा था कि हम बहुत ज्यादा हिस्सा वापस ले लेते। अब इस लड़ाई में भारत ने क्या खोया? 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का अक्साई चीन। जी हाँ दोस्तों, इसी के बाद अक्साई चीन का जो रीजन है वो चला जाता है पूरा का पूरा चाइना के पास। और इसी को देखते हुए 1962 के लड़ाई को और इंडिया के हार को पाकिस्तान डर के मारे 1963 में सक्शगाम ट्रैक्ट, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, इसे दे देता है इलीगली अक्साई चीन को, मतलब चाइना को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को ये डर था, जैसे कि वो लद्दाख का ये रीजन ले चुके हैं, वो पीओके में भी आएंगे और वहां पे अपना एग्रेशन दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ये तो सोचा कि वो अपना ये हिस्सा दे देंगे तो उसके बाद चाइना चुप बैठ जाएगा। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से पाकिस्तान चाइना के गिरफ्त में है। अब इस मैप में आप डिटेल में अगर देखें तो ये यहां आप देख सकते हैं, ये जो रेड डॉटेड लाइन है यहां पे हाजी लंगर तक, यहां तक इंडिया के ट्रूप्स जाते थे 1958 में। लेकिन उसके बाद फिर यहां पे ये चाइनीज रोड बनता है, ये रोड आप देख पा रहे हैं, और यही से सबसे ज्यादा डिस्प्यूट का जो कारण था यही रोड था। अब ये ब्लू लाइन है जो आज की हकीकत है, और यहाँ पे पेंगोंग लेक को भी आप देख पा रहे हैं जहाँ पे 3 इडियट की शूटिंग हुई थी, और वो भी पूरा का पूरा भारत में नहीं है, ये वो रीजन है। अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट अगर देखें कि चाइना अक्साई चीन को क्यों अपने कब्जे में लेती है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे सॉल्ट माइनिंग, जी हाँ दोस्तों, नमक का कारोबार यहाँ पे बहुत ज़्यादा फलता फूलता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक के रेगिस्तान है। उसके बाद फिर
यहाँ पे चाइना का जो नेशनल हाईवे है 219, जो कि ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया से चाइना को जोड़ता है, वो भी यहाँ से इजीली चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है और माइनिंग के लिए भी पाकिस्तान को ये बहुत ज़्यादा फीजिबल होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा लेह का रीजन है और यहाँ बॉर्डर के इतने सामने तक चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ है और उनका ट्रांसपोर्टेशन इतना सही है कि यहाँ पे उनकी एयर कनेक्टिविटी है चाइना के वेरियस पार्ट्स में। यहाँ काशगर तक वो जा सकते हैं, वेंसू, और यहाँ कोराई एयरफील्ड तक उनकी एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और इंडिया ने बहुत लेटली यहाँ पे काम शुरू किया है और यहाँ पे हम अभी तक अपना मोटरेबल रोड बना रहे हैं और पूरी तरीके से वो बन नहीं चुका है क्योंकि पूरा कनेक्टिविटी हम दे नहीं पाए हैं। अब आखिर सवाल यही है कि क्या भारत इसे कभी वापस ले पाएगा? अब दोस्तों, इसका जवाब ये है कि भारत अगर आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम बन जाए और चाइना का मुकाबला कर सके आर्थिक रूप से, तो जी जरूर, सेना तो हमेशा से ही इसे वापस ले सकती है, वो तो अभी भी तैयार हो जाएगी, लेकिन हमें आर्थिक रूप से भी उतना सक्षम बनना पड़ेगा कि हम चाइना को अटैक कर पाए और उनसे ये हिस्सा वापस ले सके। और इसमें डिप्लोमेसी भी बहुत होगी। क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा बताता है। अब दोनों ही तरीके से अगर हमें अपने पार्ट्स को, एक अरुणाचल प्रदेश को बचाना है और अक्साई चीन को वापस लेना है, तो हमें आर्थिक रूप से उतना सक्षम बनना पड़ेगा और तभी हम इतने हमारे सुंदर भूभाग, जहाँ दोस्तों ये पेंगोंग लेक आप देख सकते हैं और ये अक्साई चीन के दूसरे हिस्से हैं, ये अक्साई चीन का रोड है, ये इतने सुंदर मोटरेबल रोड्स हम वापस ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।